नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज मृणाली रूपानी। और मृणाली रूपानी आज बड़ी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए हैं। और वो अमेरिका में नहीं बैठे हैं, भारत में नहीं बैठे हैं, किसी तीसरी जगह पे कहीं बैठे हैं और मृणाली खुद बताएँगे। ये ज़रूर दिख रहा है कि बहुत खूबसूरत जगह है। और बाज़ार में भी हरियाली वापस लौटी है, लेकिन उस हरियाली पे कितना भरोसा करना है, क्योंकि मृणाली पिछले महीने आपसे जब बात हुई थी, तो आपने कहा था कि अभी बाज़ार में जो गिरावट चल रही है, वो एक तरह से गिरावट का पहला चरण है, ए लेग है। ये पूरा होगा, फिर थोड़ा-सा संभलेगा या एक कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद फिर दूसरी गिरावट आएगी, फिर तीसरी गिरावट आएगी। तो क्या वही स्क्रिप्ट चल रही है या स्क्रिप्ट कहीं बदली है? नमस्कार राजीव जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपकी पहली शिकायत दूर कर ली कि काफ़ी समय से हम या लंबे पीरियड में ही बात करते हैं, तो एक छोटे अंतराल में हम फिर से जुड़े हैं। एंड जी, आई एम बिल्कुल। ग्रेटफुल कि आप ये हमको मौका देते हैं हमारे विचारों को रखने के लिए। एंड और एक चीज़ मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। और आप हर एक विचारक को अपना विचार रखने का पूरा मौका भी देते हैं और उसको बहुत रिस्पेक्टफुली आप उसको चैलेंज करते हैं, ना कि वो रिस्पेक्ट का दायरा आपने कभी क्रॉस नहीं किया। तो दैट क्रिएट्स ग्रेट नहीं, फ्रेंडशिप। मैं तो जिस तरह से एक आम व्यक्ति जो शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ है, वो किस तरीके से सोचेगा, उसके मन में इस समय क्या दुविधाएँ होंगी, मैं सिर्फ़ वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और उसके नज़रिए से आपसे या किसी भी दूसरे एक्सपर्ट से अपने सवाल रखता हूँ, बस इतना ही काम रहता है मेरा। तो राजीव जी, आपका प्रयास डेफिनेटली सक्सेसफुल है, बिकॉज एज अ व्यूअर ऑल्सो एट टाइम्स व्हेन वी लुक बैक आवर ओन वीडियोज, और कुछ दोस्त वगैरह जब देखते हैं तो जो फीडबैक देते हैं वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे हो और हमसे वार्तालाप कर रहे हो, रादर देन अ वेरी डेमोन्स्ट्रेटेड सेटिंग। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड यस, आई वुड से दैट वी वर वेरी लकी। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और शायद कुछ अच्छा निकल के आया उसमें, जहां हमने एबीसी थियरी को डिस्कस किया। बहुत कम जन इस पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं, और आई वुड से फॉर एन एनालिस्ट और नॉट एन एक्सपर्ट बट समबडी हु स्पेंड 30 years in market, आई वाज वेरी लकी, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि जो मैं कह रहा था उसी फॉर्मेट के अंदर में कोई चीज प्ले आउट होती है। बट विद अ कॉशन दैट हमेशा जब आप जो बोलते हो वो मार्केट वैसे बिहेव नहीं करती। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, आपको कंटिन्यूसली इसको एनालाइज करना पड़ता है, और उसमें से शायद कुछ छोटी मोटी ट्रेंड्स आपके हाथ लग जाए। बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट हमने उस चीज को डिस्कस किया। या सो आई थिंक व्हेन वी कंक्लूडेड द लास्ट कॉल, उसमें हमने पैटर्न ए कंप्लीट हो गया था, ये मेरा निष्कर्ष था। एंड वी सेड कि दैट प्रोबेबली देयर इज अ वेरी लाइकली चांस दैट बी विल स्टार्ट, और बी इज मोर ऑफ टाइम करेक्शन देन प्राइस करेक्शन। और इसका जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो हमने सोचे थे कि भाई 23,800 तक एक पहले पुल बैक आना चाहिए, और वो आया। एंड इट टर्न आउट टू बी करेक्ट। और उसके बाद ये ट्रम्प जी के जो टैरिफ फियास्को का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद बाजार फिर गिरा, फिर से वो 21,800 सेम लेवल पे आके उसने डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट की। एंड व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर देयर, उसको मैं पहले कवर करना चाहूंगा कि इंडेक्स तो वहां आ गया, लेकिन 60-65% ऑफ द स्टॉक्स डिड नॉट मेक न्यू लो। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि कहीं 21,800 और 22,000 के आसपास बाजार संभलने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये लेवल पे नई सेलिंग नहीं आ रही। एंड वी हैड डिस्कस दिस आल्सो कि एफआई इज वेरी इंटेलिजेंट। एफआई ये लेवल पे बेचने नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम एंड सेल, कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग मैच हो जाएगी। आई थिंक वो दोनों व्यू हमारे वहाँ सटीक बैठे। वी वर मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इट जस्ट हैपेंड, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने ये डिस्कस किया और एग्जैक्टली वैसा टर्न आउट हुआ। जी, एंड आई एम बल्कि श्योर। पिछले कुछ दिनों से तो वापस वो खरीदारी की तरफ आ गए हैं। जी, सो वील कवर दैट पॉइंट। सो हम वो लेवल एक बार अटेंड करने के बाद, यू नो, टैरिफ आया। टैरिफ के अंदर में जो अनअंडरस्टूड कंटेंट था, उसकी वजह से बहुत सारा तकलीफ हुआ लोगों को। इट इज अ एब्सोल्यूट फियास्को ऑफ डिसीजन, आई वुड से। एंड हैविंग सेड दैट, मार्केट ने उसको रिएक्ट किया, बट because of the pressure that the president felt at that point of time,
उनको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। और आप ये देखिए, हमने डिस्कस किया था कि बी वेव के अंदर में तकरीबन 3 महीने का समय जाता है और जून तक ये अनडिसाइसिवनेस रहने के पूरे पूरे चांसेस है। एंड ये टैरिफ जब पोस्टपोन किया गया या कूलिंग पीरियड इसको दिया गया या स्टेटस को जिसको कहते हैं रखा गया, अगेन दैट पीरियड केम आउट टू बी 90 डेज। ये हमको पहले नहीं पता था, लेकिन हमने कॉल में डेफिनेटली इसको डिस्कस किया था। सो तकरीबन जून तक ये बी फेज चलेगा। एंड अभी भी आई थिंक आई विल स्टिक टू दैट थियरी, बिकॉज अब तक उस थियरी के जितने भी पैरामीटर्स है मोर और लेस उसी फॉर्मेट में प्ले आउट हो रहे हैं। तो क्योंकि जी। वो प्ले आउट हो तो रहे हैं तो जस्ट टू बी श्योर, ये बी फेज जो है ये कंसोलिडेशन का फेज है, जिसमें आप ज्यादा न ऊपर जाएंगे न ज्यादा नीचे जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। और इसके लेवल्स जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि 21,800 एक बेस था, उसके और नीचे जाने का चांस है 20,500 तक, और ऊपर में 23,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो 2 बार ऑलरेडी टच कर चुका है। इनफैक्ट आज की क्लोजिंग भी वहीं आई है। एंड इसका जो पैटर्न रिवर्सल है वो 24,200 के बाद ही आएगा। तो जब तक 24,200 क्रॉस नहीं करता, ये आपको सरप्राइज नहीं ऑफर करेगा। जी। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि लोगों को करना क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप कह रहे हैं कि 24,200 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उससे बहुत दूर रह नहीं गए, तो क्या ये एक बार फिर से जो रिसेंट रैली है उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका फ़ायदा उठाते हुए, क्या अपने निवेश को हल्का करने का ये समय है, और वापस जब नीचे हमें कोई मौका मिले तब वापस फिर से पोर्टफोलियो को मजबूती से भरें? जी। तो जो जो लोग, इसको मैं 3 पार्ट में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि 3 लोगों के लिए 3 अलग अलग एडवाइस फॉर्मेट में आएगी। पहले तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज बनने का आप अगर आप एडवांटेज ले सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो प्लीज लीजिए। आई वुड से अगर आप फुली इन्वेस्टेड है तो आप 10%, 15%, 20% कैश पे आने की कोशिश कीजिए इस रैली में, क्योंकि एफ इसी के लिए वेट कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि एफ आगे चल के बेचेंगे नहीं या वहां पे उनकी सेलिंग फिर से नहीं आएगी, तो इट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक, बिकॉज वो भी अपना पोर्टफोलियो अलाइन करना चाहते हैं। और ये पैसा जो ज्यादातर आता है वो जो कंट्रीज से आता है वहां पे टर्मोइल चल रहा है, so they will not be very comfortable investing big time in India. उनको अगर बार्गेन मिल रहा है they will jump in. Okay, so this is the pattern. So I feel it's a trading range that will get created. So for long term investors जिन्होंने कैश नहीं पे आए हैं, it's a brilliant chance for them to use this rally. Between 15 to 20% कैश पे आ सकते हैं। जो लोग फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, ये उनके लिए एडवाइस थी। जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट देम डू नॉट पुट एनी लमसम अमाउंट राइट नाउ, स्टे अवे। ओके, आपको बहुत सारे और मौके मिलने वाले हैं, यू विल गेट लॉट ऑफ, एंड बाय ओनली ऑन डिप्स। कहीं पे भी आप कैरी फॉरवर्ड मत हो जाइए, ज्यादा एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए कि भाई आपने इमोशन में आ गया और आपने लेना शुरू कर दिया। ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी बन सकता है मिड कैप्स के लिए। जिन लोगों को तब मिड कैप्स में सेलिंग का मौका नहीं मिला था, वो ये वाला 3-4 महीने का पैटर्न डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो बी स्मार्ट, बी सेफ, बी कॉशियस। लास्ट जो लोग बिल्कुल ही जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया मार्केट के अंदर में और वो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो ये कॉल देख रहे हैं, तो आई वुड से ओनली एंटर थ्रू सिप। अभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, दैट विल नॉट बी अ राइट थिंग टू डू। दिस इज माय एडवाइस फॉर पीपल फॉर नेक्स्ट 90 डेज, जब तक ये ट्रम्प की टैरिफ्स क्लैरिटी से लोगों के सामने नहीं आ जाती। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग अभी तक ये टैरिफ का जो कंफ्यूजन है वो शायद ठीक से समझ ही नहीं पाए। तो जब तक ये गुत्थी लोगों के समझ में नहीं आएगी ठीक से, आई डोंट थिंक अ क्लियर ट्रेंड विल इमर्ज। जी, ओनली इस पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके व्यूज़ को समझना कि आखिर ट्रम्प साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं। लोग उन्हें सनकी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी सनक में या किसी और इस तरह के कारण से, जिसको आप शायद अच्छे शब्दों में टीवी पर या कैमरे पर ना बोल पाएँ, उन कारणों से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है, मतलब कोई बड़ा डिज़ाइन है। वो डिज़ाइन क्या हो सकता है? See, it's very hard for normal people like us to predict world trends so easily. लेकिन if you try and
कोशिश करते हैं हम अगर समझने की, वी मे नॉट बी एब्सोल्युटली ऑन द टारगेट बट कोशिश करते हैं अगर, तो यू सी इज द अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल नेशन, मोस्ट रिचेस्ट नेशन, एंड सबसे रिस्पेक्टेड पोस्ट अगर कोई है तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की है। उस पे जो आदमी बैठा है उसको एक पर्टिकुलर ग्रेस, पर्टिकुलर गरिमा, ठीक है, और पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जरूर रखनी है, क्योंकि वो पोस्ट की डिमांड है। तो यहाँ क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्लेइंग आउट मोर देन द पोस्ट ऑफ द चेयर, राइट? तो दिस इज वेयर द गैप इज गॉट क्रिएटेड, इसीलिए वो उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आपकी आते ही तारीफ की, एंड आई थिंक आई ऑलवेज डू दैट बिकॉज यू अलाउ पीपल टू स्पीक। अगर आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं और उसको आप बोलने ही ना दे तो वो इंटरव्यू नहीं होता, राइट? सो सिमिलर मिस्टेक आई थिंक ट्रम्प साहब ने की। फर्स्ट रेड फ्लैग वाज क्रिएटेड जब उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट को ओपन मीटिंग के अंदर में जो लाइव टेलीकास्ट कर दिया और उनको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया, आई वुड से इवन ह्यूमिलेट किया टू एन एक्सटेंट। आप अपने घर बुलाए मेहमान से जो आपसे मदद मांगने आया है, ठीक है, उसको इस तरह आप नहीं ट्रीट करते। वो राइट है रॉन्ग है वो अलग बात है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो दूसरे 199 कंट्रीज है जो अमेरिका की तरफ लीडरशिप के लिए देखती है, ठीक है, वो जो लोग थे वो कभी ना कभी उनके बारे में क्या सोचेंगे? विल दे एवर गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम देम? सो उन्होंने बिल्कुल। क्या किया, उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन तो जीत ली, उन्होंने अपने वोट बैंक को बहुत अच्छे से बता दिया कि इज अ हार्ड डिसीजन मेकर, ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर बिलियंस ऑन दिस, एंड वो वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वगैरह, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था। बट उसको जी। टेलीकास्ट करके उन्होंने लोगों के अंदर में गलत मैसेज भेज दिया, जो गरिमा थी वो गरिमा कहीं ना कहीं टूट गई। अब अगर टैरिफ पे आते हैं, उन्होंने क्या किया, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आई थिंक व्यूअर्स को ये एग्जांपल अगर समझ आ गया तो बहुत नो दे विल बिकम इजियर फॉर देम। आप इमेजिन कीजिए, आप प्रेसिडेंट ट्रंप है, सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, और आपके देश में 100 ग्लास जो अपन नॉर्मल ग्लास यूज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और 40 ग्लास अमेरिका में बनते हैं, 40 ग्लास चाइना से आते हैं और 20 बाकी के देशों से आते हैं, राइट? अब अगर आपको टैरिफ लगाना है तो अगर 40 ग्लासेस जो या 60 ग्लासेस वर्ल्ड से आ रहे हैं उस पर आप टैरिफ लगाओगे तो क्या होगा? ग्लास के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर, आप ही के कंज्यूमर को वो ग्लास का प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर आप ब्लैंकेट टैरिफ लगा देते हो, हाई टैरिफ लगा देते हो, तो वो प्रोडक्ट शायद आपके वहां शोर तक पहुंचे नहीं, फर्स्ट। सेकेंड, इससे किल्लत हो सकती है, उससे क्या होगा, होर्डिंग होगी, उससे स्मगलिंग होगी, बहुत सारी चीजें इसके पीछे हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड आप ओवरनाइट डिस्टर्ब कर रहे हो। टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि आप इंडस्ट्री वाइज एक लिस्ट निकालते और देखते कि कहाँ कहाँ आपकी यहाँ शॉर्टेज है और आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना चाहते हो, तो उनको इंडिया से सीखना चाहिए था। आई विल कवर दैट पॉइंट इन डिटेल लिटिल लेटर। उनको इंडिया से सीखना चाहिए था ये चीज। आप क्या करते हैं, वहीं की इंडस्ट्री को एक पीएलआई स्कीम देते हैं जैसे इंडिया ने दिया, उनको इंकरेज करते हैं कि भाई आप अगर और 60 ग्लासेस बनाओगे हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। 6 महीने का टाइम लेते, उनका प्रोडक्शन जब 40 ग्लासेस से 80-85 ग्लासेस पहुंच जाता, तब अगर आप टैरिफ लगाते तो ये टैरिफ का कोई मीनिंग होता। देन इट ऑल्सो, जी। कहीं ये डिसीजन बहुत घाई में लिया गया या कुछ दिखाने के लिए किया गया, दैट इज वेयर इट वेंट रॉन्ग। जी। अच्छा, ये शो ऑफ है या आपको लगता है जैसे काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं इन दिनों कि नहीं, दरअसल इसके पीछे उनके जो बॉन्ड्स हैं पड़े हुए, एक बड़ा बर्डन है उनके ऊपर डेट का, उसकी रिफाइनेंसिंग होनी है और इसके लिए वो जानबूझ के चाहते हैं कि मतलब रेट टूटे और उन्हें सस्ता वापस अपने डेट को रिफाइनेंस करने का मौका मिले। क्या ये जो थ्योरी चल रही है, उससे आप सहमति रखते हैं या नहीं, वो दूर बिल्कुल नहीं की लगता। कौड़ी है? आई टेल यू द रियल थिंग बिहाइंड दिस। ये प्लांटेड थियरीज होती है लोगों को शांत करने के लिए, कि अगर एक डिसीजन गलत हो गया है, हमने भी कहीं अपने देश में 2016 में 8 नवंबर को एक डिमोनेटाइजेशन वाला फेज देखा था, ठीक है, दोनों साइड आर्ग्यू हुआ था, ठीक है, इट गॉट आर्ग्यूड बोथ साइड। सिमिलरली ये डिसीजन भी इज गेटिंग आर्ग्यूड बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या इंटेंशन गलत है? आई वुड से इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी 37 ट्रिलियन की डेट हो जाए तो आपको कोई ना कोई हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हार्ड मेजर्स लेने का भी कोई तरीका और समय है। अभी आप जस्ट प्रेसिडेंट बने हैं सेकेंड टर्म के अंदर में, आपके पास पूरा समय है,
इम्प्लीमेंट करने के लिए, कहीं ओवरनाइट पैनिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कुड हैव स्टार्टेड द थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेड. तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट ये था. सेकेंड पॉइंट, इनके जो डिसीजन में एरर हुआ है, ठीक है, इज नॉट वेल थॉट आउट टीम. आपकी टीम नहीं बनी है, अभी सिर्फ 100 दिन पूरे हुए हैं, आपके पास डेटा पॉइंट्स करेक्ट नहीं है, और आपने इस डिसीजन को ले लिया. एंड व्हाट हैज हैपेंड, ओवरनाइट आपको बॉन्ड मार्केट में उथल पुथल हो गई. अब ये थियरी जो है वो एक्चुअली उनके रिवर्स हो गई. इफ यू रियली सी, बॉन्ड प्राइसेस रैलीड, इसीलिए उनको ये रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि आपके बॉन्ड की प्राइसिंग, आपके बॉन्ड खरीदता कौन है वो आप भूल गए थे. योर बॉन्ड्स आर बॉट बाय अदर नेशनल्स. दुनिया के दूसरे जो कंट्रीज हैं जो आपके साथ ट्रेड करती है, वही आपके बॉन्ड्स परचेस करती है. तो ये बॉन्ड वाला लॉजिक सही कैसे हो सकता है? सही तो तब होता है जब आप इंडिपेंडेंटली अपना बॉन्ड खुद खरीद रहे हो, देन यू कैन कंट्रोल द प्राइस. सो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन. जी, तो पॉइंट अब वापस वहीं पर आता है कि आगे क्या दिख रहा है आपको ट्रैजेक्टरी? जैसे आपने कहा कि शायद ये जो 3 महीने का समय ट्रंप ने लिया है, अपने आप को दिया है या दुनिया को दिया है, आप जिस भी तरीके से देखना चाहें, काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं, उन्होंने ये समय अपने आप को ही दिया है जी, क्योंकि जल्दबाजी में जो कुछ चीज़ें उन्होंने कर ली, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि अच्छा करना क्या है, कैसे करना है, और अगर सारी दुनिया ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया तब हम क्या करेंगे? तो फिर कहीं उन्होंने आग पे पानी डालने की कोशिश की है. लेकिन अब ये 90 दिन दुनिया के लिए और 90 दिन हमारे बाजार के लिए किस तरह से जाने वाले हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक हिस्ट्री में इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है पहले. तो ये पूरा नया चैप्टर लिखा जाएगा, एब्सोल्युटली न्यू चैप्टर विल बी रिटन कंप्लीटली. अब एज अ इन्वेस्टर आपको क्या देखना है? तो इसकी एक थ्योरी है जिसको कहते हैं कपलिंग एंड डी कपलिंग, ठीक है. तो ये आपको इस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. सो यू नो, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू ऑल द आंसर्स, बट ये क्योंकि मेरे लिए भी नया है, हम सबके पूरी दुनिया के लिए नया है, तो ये इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? तो जो लेंस हम यूज कर सकते हैं अभी, वो है कपलिंग का और डी कपलिंग का. जो जो पॉलिसीज में हम बाय डिफॉल्ट उनके साथ कपल करेंगे, ठीक है, वहां हमारी वॉलेटिलिटी उनके साथ आएगी. वहां जो नेगेटिविटी है, आई थिंक द नेगेटिविटी इज गोइंग टू कंटिन्यू ओवर देयर फॉर सम टाइम. वो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारे पे जरूर आएगा, राइट. तो अगर जितना ज्यादा हमारी गवर्नमेंट इन इश्यूज से डीकपल करेगी, ओके, यू विल सी अ ग्रोथ इन द मार्केट, यू विल सी द कॉन्फिडेंस इन द मार्केट. एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर तो दिखा है इंडियन मार्केट में जब हमने 21,800 2 बार सेम बॉटम बनाया. सो मार्केट ने कुछ कहा जरूर है, तो उसने कहा कि मैं इतना इजीली ये लेवल ब्रेक नहीं करने वाला, राइट. तो वी हैव टू लिसन टू द मार्केट, व्हाटएवर मार्केट सेज. सो अब डीकपलिंग कैसे कैसे हो सकती है इसको हम समझते हैं. डीकपलिंग हो सकती है जैसे पीएलआई स्कीम हम अगर और एक्सटेंड करें अलग सेक्टर्स में जो ये टैरिफ्स के साथ तकलीफ में आने वाले हैं. तो अगर कहीं आपका एक्सपोर्ट इंपैक्ट होने वाला है तो डोमेस्टिकली आप इंसेंटिव जरूर दे सकते हैं उनको. सो कुछ इन तरीकों से, इंटरेस्ट रेट कम करने से, जीएसटी में राहत देने से, लॉजिस्टिक्स में कुछ बेनिफिट देने से, definitely you will able to decouple from the world market, and only in that decoupling you will see growth in the country. जी, ओके. लेकिन जो मार्केट में एक तरह का कंसोलिडेशन, या आपने कहा कि एक ब्रॉड रेंज का ट्रेड चलेगा, उस पीरियड में ट्रेडर तो ठीक है, उनको समझ में आता है क्या करना है जब उन्हें एक डिफाइंड रेंज मिल जाती है. इन्वेस्टर्स को क्या करना है वहाँ पे? सी, जो फंडामेंटली कंप्लीटली फॉलो करते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, अभी नेक्स्ट 3-4 दिन में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे Q4 के, राइट. आने अब शुरू हो Q4 ही गए, आईटी के हाँ जी, तमाम रिजल्ट आ ही जी गए. जी जी. सो अब Q4 के रिजल्ट्स जब आपके सामने आएंगे, एक एक्सपेक्टेशन है बाजार की और एक नंबर्स जो डिलीवर हो गए. आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये नंबर्स एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाएंगे. दे विल नॉट एबल टू मीट, क्योंकि आपका प्राइस ऑलरेडी आ चुका है. लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी जो प्राइसिंग है या वैल्यूएशन है वो अभी प्रीमियम है, कोई डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, राइट. सो इफ यू आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन और अगर नंबर्स उस लाइन में नहीं आते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ साइडवे डिसअपॉइंटमेंट दैट यू विल सी. अब ये 3 महीने में दो चीज अगेन यू विल सी अ डिफरेंट पाथ. मिड कैप्स विल बिहेव डिफरेंटली एंड लार्ज कैप विल बिहेव डिफरेंटली. ये आपको एकदम क्लियरली आपको देखने मिल जाएगा आने वाले दिनों के अंदर में. एंड देन मे बी व्हेन द टैरिफ्स आर डिसाइडेड,
आई थिंक सम टैरिफ्स विल गो इन इंडियाज फेवर ऑल्सो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जो यूएस की मूव बन रही है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ की जो बेसिकली दो टाइप की कंपनीज है जो ब्रिक एंड मोटर कंपनीज है, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे जिसका नाम जैसे जी था, हनीवेल था, कैटरपिलर था। ये बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग नेम्स थे वहाँ के, और ये इन्होंने ऑलमोस्ट 30, 35, 40 ईयर्स तक एक प्रीमियमनेस जनरेट करके रखी और उन्होंने अच्छा बिजनेस किया वर्ल्ड ओवर। बट समवेयर डाउन द लाइन फ्रॉम 2005 आफ्टर चाइना का ग्रोथ आना शुरू हुआ, ये कंपनीज कहीं उनकी वैल्यूएशन ढीली पड़ गई, और हम कहते हैं कि उसके बाद जो शुरू हुआ वो मैग्निफिसेंट 7, जो 7 टॉप कंपनीज यूएस की है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर में है, और वो 7 कंपनीज पे ही पूरा फोकस चला गया। तो आज जो पूरी मार्केट है या पूरा फोकस यूएस का है वो 7 कंपनी पे है, और कहीं ना कहीं अब ये कंपनीज बाकी 199 200 देशों के अंदर में उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी, and that is where I feel the main resistance will come from the world, and that is where the US market will lose its value, क्योंकि उनकी पूरी वैल्यू ये 7 कंपनी की वजह से है। तो अगर वो 7 कंपनीज को अगर वो वैल्यू वर्ल्ड नहीं दे पाता है, आई थिंक यू विल सी अ स्ट्रॉन्ग करेक्शन गोइंग फॉरवर्ड देयर इन दीज सेट ऑफ कंपनीज, एंड यू विल सी इमर्जेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो इफ आई हैव टू इन्वेस्ट टुडे इन यूएस मार्केट, मैं सबसे पहले वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जरूर इन्वेस्ट करूंगा। जी, ठीक है। लेकिन आप तो अमेरिकी बाज़ार के बारे में सोचेंगे, हमारे निवेशक तो यहीं के बाज़ार में सोचेंगे। आपने कहा कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप हैं, वो अलग तरीके से चलेंगे, लार्ज कैप अलग तरीके से चलेगा। वैल्यूएशन का जो एक स्तर है, वो मिड कैप में अभी भी ऊँचा है। लेकिन एक दूसरी थॉट प्रोसेस अभी ये चल रही है कि मिड कैप मतलब डोमेस्टिक ज़्यादातर, और इसलिए जो दुनिया भर में उथल-पुथल चल रही है, उससे अगर इम्यून कोई सेगमेंट रहेगा तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप रहेंगे। तो इसलिए वहाँ पर अगर उनकी ग्रोथ ठीक दिखती है इन क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, तो फिर पैसा वहाँ लगाओ, क्योंकि ग्रोथ दिखेगी तो वैल्यूएशन के कंसर्न भी थोड़े कम हो जाएँगे, और वो डोमेस्टिक स्टोरी है तो वहाँ पे दुनिया भर में क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, उसकी चिंता भी नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये कैपिटलिज्म है, यहाँ पे बिग बॉयज ऑलवेज विन, ये रूल है। ओके, सो यू नो ये आई थिंक अगेन अच्छा आर्ग्यूमेंट है कंफर्ट देने के लिए। माय व्यू वुड बी लिटिल डिफरेंट। आई वुड से दैट मिड कैप्स माइट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑफ कोर्स इसमें का मतलब ये नहीं कि ब्लैंकेट जितनी इंडिया की कंपनीज है सब में कोई ना कोई दिक्कत है, नो। जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, जो डीकपल हो सकती है, जो पीएलआई स्कीम की वजह से आगे जा रही है, ठीक है, और जो मेन ट्रेंड पकड़ सकती है, और मेन ट्रेंड बहुत जगह क्रिएट हो रही है राजीव जी। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर में सिर्फ एक लार्ज कैप मिड कैप के हिसाब से आप डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तो नए सेक्टर उभर के आ रहे हैं। जो पहले के सेक्टर्स थे जैसे आईटी, फार्मा, फिनटेक, इसी में मेजर आपका काम होता था, मेटल या ऑयल एंड गैस होता था। अभी ये वो सिचुएशन नहीं रही। इंडिया का जो बास्केट है वो बहुत बढ़िया हो गया है। आई थिंक यू हैव रिन्यूएबल्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। आज भी आप देखिए रिन्यूएबल्स में बहुत जबरदस्त बाइंग थी। यू लुक एट सेमीकंडक्टर्स इंडिया के अंदर में इरिस्पेक्टिव व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड विल डेफिनेटली ग्रो. Nutraceuticals and pharmaceuticals specifically will definitely grow in the country. So there are a lot of many emerging sectors. ये sectors तो अभी बन रहे हैं। तो ये sectors जो बन रहे हैं, इनकी जो mid cap companies है, I will be still bullish on these companies throughout. तो अगर मुझे निवेश करना होगा तो मैं इन सेक्टर्स को ढूंढूंगा और इन सेक्टर्स की मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, विदाउट नॉट गेटिंग इनटू आर्गुमेंट के लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। जी, ठीक है। और जो बाकी मेजर सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं जिनके बारे में लोगों का सबसे पहले ध्यान जाता है, अभी रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है तो आईटी पे सबसे पहले रिजल्ट्स आते ही हैं। टीसीएस के आ गए, विप्रो के आ गए। विप्रो को बहुत पिटाई झेलनी पड़ी रिजल्ट्स के तुरंत बाद। अभी इन्फोसिस के नंबर्स कैसे आते हैं वो देखना होगा। तो आपका क्या अनुमान है आईटी सेक्टर को लेकर के, क्योंकि एक तलवार लटकी हुई है एआई की, उस पर से ट्रम्प साहब क्या करेंगे, उनके जो अमेरिका में अगर मंदी आ जाती है तो क्या होगा, ये सारी चिंताएं सबको खाई जा रही हैं। क्या आईटी पर अभी आप कहेंगे कि नहीं, अब जब तक चीज़ें साफ नहीं होती, जब तक स्पष्टता नहीं आती, तब तक हाथ दूर रखें इससे? मेरा कॉल आईटी के लिए ये होगा, और इसमें अगेन लार्ज कैप और मिड कैप, मतलब बेसिकली आप आई विल से यूएस ओरिएंटेड एंड नॉट यूएस ओरिएंटेड, दैट विल बी अ बेटर वे टू लुक एट द कंपनीज।
तो यूएस ओरिएंटेड कंपनीज को कंसोलिडेट होने के लिए कम से कम 6 महीने जाएंगे, बिकॉज वहाँ बजट्स कट होने वाले हैं, बहुत सारी स्पेंडिंग कट होने वाली है. सो डेफिनेटली दे विल बिल्ड अ प्रेशर, प्लस आपका रूपी डॉलर मूवमेंट के अंदर में आपको दिक्कत मिल सकती है. सो आई एम कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ये जो यूएस ओरिएंटेड आईटी बिजनेस है उस पर आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और वो दिख भी रहा है वेरी क्लियरली. लेकिन जो जो आईटी कंपनीज यूएस को केटर नहीं कर रही है, यूरोप को केटर कर रही है, या बाकी के देश को कर रही है, या डोमेस्टिकली कर रही है, आई थिंक दे विल डू वेरी वेल. तो आपको यहाँ पे भी यूएस नॉन यूएस वाला डीकपलिंग देखने मिल जाएगा. सो दिस इज, और 6 महीने के बाद व्हाट आई फील इज, अगर यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वापस से अगर ग्रिप में आती है, तो अगेन दीज यूएस ओरिएंटेड आईटी कंपनीज विल कम बैक इनटू गेम, maybe after 6 months or 9 months. This is my view on the IT sector. But pharma will do very well. So I feel in fact इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ होर्डिंग चल रही है. एंड हमने वो एप्पल वाली थियरी भी देखी कि प्लेन भर भर के जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस थिंग विल हैपन बिकॉज व्हेन यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस काइंड ऑफ मैडनेस विल हैपन. जी, ओके. और फार्मा में मेरे मन में एक सवाल रहा है, काफ़ी लोग स्केप्टिकल हैं इसके बारे में, लेकिन मेरे मन में सवाल यही है कि फार्मा मतलब कोई ऐसी डिस्क्रिशनरी चीज़ तो है नहीं कि भाई आपको मन किया तो टैबलेट खा ली, नहीं मन किया तो छोड़ दिया. आपको टैबलेट खानी ही है, और उसमें आपके सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मतलब एक अमेरिकी कंज्यूमर या एक अमेरिकी पेशेंट कह लीजिए, क्योंकि दवाइयाँ तो पेशेंट जो हैं उन्हीं को चाहिए. तो उनके सामने दो ही विकल्प हैं कि या तो अमेरिका की कंपनी की महंगी दवाई लीजिए, या भारत की जेनरिक दवाई लीजिए जो सस्ती पड़ती है. वो सस्ती वाली दवाई थोड़ी 10% महंगी भी हो गई तो भी अमेरिका वाली कंपनी से बहुत सस्ती ही रहेगी. तो ट्रम्प साहब जो भी टैरिफ लगा लें वो बेसिकली अपने कंज्यूमर से ज़्यादा टैक्स वसूल लेंगे, भारत की कंपनी तो अपना माल बेच ही लेगी. करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो फार्मा कंपनीज आर एक्चुअली द विनर्स हियर वेरी क्लियरली. मैं दो चीज आपको बताता हूँ सर. यूएस में किसी भी सिटीजन को आप फोन कर लीजिए, अगर किसी भी अमेरिकन सिटीजन को आप जानते हैं, तो उनको पूछिए कि आपका सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है. ओके, दे विल टेल यू इंश्योरेंस इज द बिगेस्ट कॉस्ट. और एक नॉर्मल इंसान को वहां पे बिटवीन 1200 टू 2000 यूएस डॉलर्स का इंश्योरेंस कॉस्ट आता ही आता है. ओके, जो इंडिया के कंपैरिजन में शायद 1/8 या 1/10 है. सो अगर वहां इतना पैसा इंश्योरेंस पे खर्च हो रहा है, सो दे विल लाइक दैट के हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो, ना कि बढ़े. सो दे विल नेवर एवर सपोर्ट हाई फार्मा, हाई ड्रग प्राइसेस. तो Indians will play out a major role, and India is doing exceedingly well in the API segment. जो हमने अभी ग्रोथ पकड़ी है फार्मा की, आई थिंक वी आर गोइंग टू बी लीडर्स. एंड हमने कोविड पीरियड में भी देखा था इंडिया ने क्या रोल प्ले किया था, राइट? वहां से आप ये देखिए कि कितने फार्मा स्टॉक्स में क्या सेलिंग आई, राइट? यू विल बी सरप्राइज्ड दैट they have remained at their peaks, and I think they will do much better going forward. So pharma is absolutely a sector where irrespective of whatever happens in tariffs, they will outperform. जी, बैंकिंग वहाँ पर स्ट्रीट बटा हुआ है, या कह लीजिए कि अभी जैसे आज की ही चाल देखें तो उसमें बैंकिंग ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है. 2.25% से ज़्यादा वापस इसमें उछाल आप देख रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बैंकिंग को कोई चिंता नहीं है कि ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे रेट घट ही जाएंगे, ये लग रहा है कि उम्मीद हो गई है, भले ही जेरोम पावेल जो भी चिंता कर रहे हों. तो जेरोम पावेल की चिंता अलग, यहाँ पे आरबीआई जो है वो रेट घटाएगा, और उसके चलते बैंकिंग सेक्टर के जो नाम हैं वो अच्छा करेंगे. सब कुछ ठीक है, बहुत खुशनुमा माहौल है. लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जहाँ पर आप सितंबर 2024 में थे, जहाँ से पूरे बाजार ने गिरना शुरू किया, बैंकिंग इंडेक्स वहाँ पर पहुँच गया है. आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? राइट, सो माय व्यू इज ऑलमोस्ट सिमिलर हियर, कि इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कमी होने चाहिए, यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश कमी है, राइट? सो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी कंड्यूसिव फॉर बैंकिंग सेक्टर के भैया उनको एक स्टेबिलिटी रहेगी. एंड इंडियन फिनटेक्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल. एंड जो अब तक होता था कि जब भी कोई मार्केट क्रैश आता था या कोई ऐसी इशू होती थी, तो बैंकिंग सेक्टर और पूरा सेक्टर खराब हो जाता था. अभी ऐसा नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे एनी मोर, बिकॉज अभी ब्रॉड बेस्ड है. ब्रॉड बेस्ड का मतलब एक तो आपकी इकोनॉमी अच्छी कर रही है,
आपका जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, डोमेस्टिक ऐसे कोई इश्यूज नहीं है. सो इनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वही थोड़ी चैलेंज हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सेलिंग आया था. बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेचुरल साइकिल है, अगेन द मानसून विल बी देयर, अगेन द क्रेडिट साइकिल विल पिक अप एंड थिंग्स विल बी फाइन. अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, आई थिंक earning wise they will be stabilized. I am not expecting them to give super duper results, but stabilized returns आपको बैंकिंग से मिलेंगे. जी, बैंकिंग से स्टेबलाइज मतलब स्थिर रिटर्न मिलेंगे, स्टेबल रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली हमने उदय कोटक साहब को ही सुना था, या कह लीजिए कि उनका ट्वीट पढ़ा था, जिसमें वो चिंताएं जता रहे थे कि भाई मतलब पूरा इक्वेशन ही खराब हो गया है, डिपॉजिट और क्रेडिट को उसकी जी कॉस्ट का, और जो आप अपने जी कस्टमर से ले पा रहे हैं उसका, और जो मार्जिन की स्थिति है. जी और आगे भी मतलब जो कैपिटल मोबिलाइज कर पाना बैंकिंग सेक्टर के लिए एक चैलेंज रहेगा. तो जी. वैसे स्थिति में फिर कैसे चलेगा धंधा पानी बैंकों का? सी दो चीजें हैं. हमारे यहाँ माइक्रो क्रेडिट जिसको कहते हैं उसमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ है, क्योंकि हमारा जो मेजर तबका है देश का वो बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं जनरेट कर पाता है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन माइक्रो क्रेडिट्स ऑलवेज विल रिमेन इन द गेम. अब ये जो बड़ी बैंक्स होती हैं जनरली माइक्रो क्रेडिट इनका बहुत छोटा पोर्टफोलियो होता है. दे लाइक टू गिव मनी टू बिग लार्ज बिजनेसमैन. बेसिकली जिनको पैसा नहीं चाहिए होता उनको पहला देते हैं. राइट. सो ये जो डाइकोटमी है, अच्छा ये चलने वाला है, ये कोई वन डे इशू नहीं, ये हमेशा से ऐसा है और हमें आगे चल के भी ऐसे ही रहने वाला है. और सो वो लेकर के भाग जाते हैं, पकड़ के वापस लाने में दसियों साल लग जाते हैं, आते भी नहीं है. राइट. ये बट आई एम श्योर आने वाले दिनों में वी विल लर्न. हमारी इकोनॉमी और हमारी गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है. डिजिटल ट्रांजैक्शन से आपको एग्जैक्टली पता है पैसा कहाँ ट्रैवल कर रहा है. राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स जो पहले नहीं था, आज हम उससे अलग हो रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी बेटर हो रही है. पहले आप बाजार को ही ले लीजिए, कोई एक झटका नहीं लगा तो 4 स्कैम सामने आ जाते थे. राइट. आज या 4 ब्रोकर्स डिफॉल्ट हो जाते थे. लुक एट द सिस्टम. इतने ज्यादा वोलेटिलिटी के बाद भी ओके ठीक है, नफा नुकसान अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन सिस्टम्स आर इन प्लेस. दिस जी, आर द लेकिन साइंस वेयर. उस पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया कि जो उदय कोटक की चिंता थी कि हमें जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है और जिस भाव पे हम आगे लेंड कर रहे हैं उसके बीच का गैप जो है वो बहुत इतना छोटा हो गया है कि उसमें वायबिलिटी का इशू आ जाएगा. वो उस चिंता को बैंकिंग सेक्टर कैसे एड्रेस करेगा आगे? राइट. सो आई थिंक रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट इज अ क्लियर आंसर टू दिस. कि अगर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो उनको अपने डिपॉजिटर्स को कम प्राइस में इंटरेस्ट पे करना है. एंड दे माइट नॉट रिड्यूस द लेंडिंग रेट्स. तो जो लेंडिंग रेट है, ताकि उनका बीच में का जो निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, वो बहुत श्रिंक हो गया था, बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया था, क्योंकि इसमें उनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी आते हैं, बाकी दूसरी चीजें भी आती हैं. तो दे वांट दैट निम टू रिमेन हेल्दी. तो आई थिंक इट्स जस्ट अ फेज. ये 6 महीना साल भर का फेज होता है जनरली, हर बैंकिंग साइकिल में आता है, हर जगह आता है. I think it will get corrected. So it is definitely a short-term problem, but not a long-term issue. जी, तो जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें आईटी के लिए आपके पास कुछ महीने अनसर्टेनिटी के रहेंगे, शायद अगले 6 महीने के लिए बैंकिंग सेक्टर की स्थिति ठीक लग रही है आपको. तो फिर बाजार जब वापस गिरना शुरू होगा, जिसको आप सी लेग कहते हैं, वो अगर आएगा तो फिर कौन लेकर के आएगा? Right. तो we are now jumping to C. तो अब ये बी जब खत्म हो रहा होगा तब तक बॉयज और मेन सेपरेट हो गए होंगे, क्योंकि इतनी ट्रेडिंग और इतनी वोलेटिलिटी हो गई होगी. यू वुड हैव रियलाइज कि ये कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स हैं जो इस वोलेटिलिटी में पार्टिसिपेट नेगेटिवली नहीं करना चाहते. जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, नहीं गिरना चाहते हैं. सेमीकंडक्टर्स नहीं गिरना चाहते. रिन्यूएबल्स डज नॉट वांट टू फॉल. ठीक है. फार्मा वेरी वेरी स्टडी. सो यू विल सी दीज सेक्टर्स प्लेइंग आउट. बट आज आपका जो इंडेक्स है वो इन स्टॉक से नहीं, इन सेक्टर से नहीं बना हुआ है अनफॉर्चुनेटली. तो आपको एक बार निफ्टी की कंपोजिशन चेक करनी पड़ेगी कि भैया इसके अंदर में से कौन से सेक्टर्स की हाईएस्ट वेटेज है और कहाँ उनकी सेलिंग आ सकती है, प्लस वो स्टॉक्स कौन ओन कर रहे हैं. अगर उनको बेचना है तो वो वैल्यूएशन के बेसिस पे ही बेचने वाले हैं. सो आई थिंक द सप्लाई विल रिमेन वेरी हैवी इन दीज लार्ज कैप्स. ओके, आई मेंटेन दैट व्यू. ऑन द हायर साइड यू विल सी सेलिंग coming back again. तो वहाँ ऊपर एक कैप बन जाएगा and you will see that market will not able to cross that cap on the higher side. फिर नीचे आएगा, फिर ट्रेड करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ट्रेड करेगा. ये वोलेटिलिटी आपको नेक्स्ट 3 महीने मिल सकती है with a decoupling
ऑफ सर्टन सेक्टर्स, जो इमर्जिंग सेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, वो इमर्जिंग सेक्टर्स बनेंगे। अगर आप इन सेक्टर्स में अपना निवेश रखोगे, इस वोलेटिलिटी में भी आपके चांसेस है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल सेक्टर्स के अंदर में हैं, ठीक है, यू मे फील द पेन ड्यूरिंग द सी वेव। सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अभी तो वर्ल्ड पैनिक कर रहा है, जो वॉरेन बफे ने बहुत प्यार से समझाया था। उन्हें कहा कि जब वर्ल्ड पैनिक करे और आप कॉन्फिडेंट हो, इट्स द बेस्ट टाइम टू मेक मनी, जो आज इंडिया में हो रहा है। एंड सबसे बड़ा डिफिकल्टी तब होता है जब आप खुद पैनिक करते हो। दैट इज द टाइम द न्यू बॉटम इज फॉर्म। सो ऑल आई एम सेइंग इज, द सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि आपकी इंटरनल लोकल सिस्टम से कोई ऐसी न्यूज आए। अब इसको आज प्रिडिक्ट करना कि कहाँ से आएगी बहुत डिफिकल्ट है। क्या हो सकता है? हमारे यहाँ कोई बॉन्ड फेलियर आने वाला नहीं है, कोई करेंसी आउटस्टैंडिंग में हमारा ये कोई ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है। सो बेसिकली दैट विल बी अ शॉर्ट लिव्ड प्रोग्राम, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्कैम और ऑल द। लेकिन वो सी जब तक प्ले आउट नहीं होगा, ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। जी। लेकिन फिर मेरा वापस मैं कई बार अपने सवाल को दोहराता हूँ, जिससे जो हमारे दर्शक हैं उस चीज़ को, उस पॉइंट को बेहतर तरीके से पकड़ पाएँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी तो अगर मैं ये समझूँ कि आपका ए वेव जो है वो लगभग 26,300 से चल कर के आप उसे 21,900 पे, 22,000 पे मोटा-मोटी मान लें, या 21,800 पे मानें, जो भी जी है। तो ये लगभग 4 साढ़े 4,000 पॉइंट्स का ए लेग हो गया। जी उसके बाद अब बी का फेज कंसोलिडेशन का होगा, जिसमें एक ब्रॉड रेंज जो अभी हमने रिसेंट टॉप बॉटम देखे हैं, बस इसी के बीच में चलता रहेगा और फिर जी सी शुरू होगा। तो क्या जी वो सी ए जैसा ही होगा, यानी वैसे ही aggressive, 4 yes. साढ़े 4,000 पॉइंट्स का, या उससे थोड़ा छोटा होगा, या उससे बड़ा भी हो सकता है? जो थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि उससे बड़ा होना चाहिए, बिकॉज सी में आपका जो सेलिंग फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज वेयर द पैनिक हैपेंस। ओके, तो पहले डिनायल होता है। सो बेसिकली फर्स्ट नॉर्मल सेलिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड देन कम्स द रियल पैनिक। ये तीन फेज होते हैं जिसको हम ABC समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही है। तो उसको आज प्रिडिक्ट करना, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। जैसे हमने 2008 को देखा था कि 2008 में आर पावर का आईपीओ आया था, लोगों ने लाइन लगाकर उस आईपीओ को भरा, ठीक है, और उसके बाद आर पावर का क्या प्राइस पॉइंट आया, 400 रुपए वाला आईपीओ 1.5 रुपए तक बिक के गया, ठीक है। सो वी नो व्हाट हैपेंड। तो उस पीरियड में भी दुनिया चल रही थी, राइट। वहां पे जब उस टाइम मार्केट में सेलिंग आई तो 2 दिन बैक टू बैक, आई रिमेंबर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 18th एंड 19th ऑफ जनवरी 2008, बाजार में सेलिंग सर्किट लगा था, राइट। सो ये सोचना कि बाजार में सेलिंग आ ही नहीं सकती, ठीक है, ये it would not be the right way to think. बट वो किस कारण से आएगी वो आज प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। बट वन शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर रिस्क इन द मार्केट, एंड स्पेशली जब जी, आपकी वैल्यूएशंस प्रीमियम पे चल रही हो। बिल्कुल। तो जब आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सी है, वो ए जी से भी बड़ी गिरावट वाला हो सकता है, तो फिर जी उसका मतलब ये है कि मान लिया 24,000 के नीचे कहीं भी आपके पास एक क्लियर विजिबिलिटी है, लगभग 24,000 के आसपास का एक टॉप बनता हुआ अगर आप मान लें, क्योंकि 24,200 के ऊपर जाने के बाद आप कह रहे हैं कि फिर वो एबीसी भूल ही जाना है, फिर तो पैटर्न से हम बाहर हट गए। जी लेकिन 24,000 के आसपास अगर टॉप बना और वहाँ से आप ए से बड़ी गिरावट देख रहे हैं, तो जी 4,500 की गिरावट हम ए में देख चुके हैं, 5,000 भी लेके चलें, तो आप कह रहे हैं कि 20,000 से नीचे कहीं 19,000 उसके या आसपास आने का चांस अभी भी, क्योंकि अपनी वैल्यूएशंस जो है वही जस्टिफाई कर रही है मार्केट को। उसके बाद जो भी है वो प्रीमियम है। तो अब कितना प्रीमियम मार्केट पे करना चाहता है वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है। और ये वर्ल्ड की इतनी सारी क्राइसिस में हम उस ग्रोथ को कैसे मेंटेन करेंगे, वो अच्छे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग से ही समझ में आएगा। अच्छे क्वार्टरली नंबर्स अगर जब तक नहीं आएंगे, अच्छे जीएसटी नंबर्स जब तक नहीं आएंगे, तब तक इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा आज की टाइम में डिफिकल्ट होगा। We can do another call at some point of time to analyze, because मार्केट ने अभी तक रीडिंग्स थ्रो नहीं की है, हम थियरी जी, डिस्कस कर रहे हैं। जब मार्केट बिल्कुल। थ्रो करेगा वो नंबर्स को, आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी टू एनालाइज देम। जी, लेकिन क्या वो जो सी वेव होगी उसमें बाज़ार में हाथी, घोड़े, पैदल सब गिरेंगे, या उसमें जनरली भी एक वैसी होता बॉयज़ है, है? जी? जनरली वहां वैसी होता है कि वो सेलिंग के अंदर में नोबडी इज स्पेयर्ड, जनरली जी। नोबडी इज स्पेयर्ड।
तो फिर तो उसका मतलब ये है कि आज की तारीख में अपना पोर्टफोलियो खाली करके बैठ जाना चाहिए। ये जो आपको नेक्स्ट 90 डेज मिलेंगे ना सर, उसमें आपको जो जो नए सेक्टर्स है, दे विल नॉट मेक न्यू लोस, दे वुड हैव मेड न्यूअर हाइस, और आप नहीं, सरप्राइज हो एक जाओगे जब। कंट्राडिक्शन मैं देख रहा हूँ। जी कंट्राडिक्शन ये है कि आप कह रहे हैं कि जब सी वेव आएगी और महम होगा उसमें तो सभी जी गिरेंगे। जी, तो क्योंकि जब वो सभी इंडेक्स के गिरेंगे, पोर्शन। हाँ जब हाँ, सभी राइट, तो कहाँ गिरेंगे तो से? फिर रख के करना ओके, क्या है तो फिर अभी? विल टेक द लेवल प्लेइंग फील्ड। सपोज एक नॉर्मल सेक्टर्स है, ट्रेडिशनल सेक्टर्स है, और इमर्जिंग सेक्टर्स है, दोनों का बॉटम 100 रुपीज ले लेते हैं आज, ठीक है। सो आपका जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है वो बाउंस बैक करके 120 130 तक जा सकता है, ठीक है। और अब जब उसमें फॉल आएगा, इट कैन गो बैक टू 80 90, ये मैं कह रहा हूँ। और जो आपके इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जो 100 का बॉटम बना के चल रहे हैं, दे वुड हैव बीन 160 70 बाय देन, ओके। और वहां पे फॉल आएगा तो शायद वो 130 140 तक ही आए, दे मे नॉट मेक दैट 100 का लो, ये 21,800 का जो लो स्टॉक प्राइस ने बनाया है, वो स्टॉक प्राइस वापस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो इमर्जिंग सेक्टर्स है, वहां ग्रोथ आना चाहता है, वहां लोग ढूंढ रहे हैं उस स्टॉक्स को कि हम इन कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करें। और जी, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है आज लार्ज कैप का, आप कहीं उसको आप देखोगे तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी फील होगा, क्योंकि लोगों ने ठीक से स्टडी नहीं किया है। इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज वेरी वेरी जी। कॉन्सेंट्रेटेड। सो ये तो कॉन्सेंट्रेशन क्या को भी। जी क्या कंक्लूजन ये है कि ये जो आपको 90 दिनों का समय ट्रम्प साहब ने दिया है, इस बीच में आप अपने पोर्टफोलियो को इन्हीं ग्रोथ सेक्टर्स, इन्हीं इमर्जिंग सेक्टर्स की तरफ ले जाएं? जी, दैट इज माय एडवाइस। सो आज का कॉल का अगर समरी हमको करना है या समेशन करना है, आई विल बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस, कि आप डीकपलिंग वाले सेक्टर्स में और जो इमर्जिंग सेक्टर्स है उसमें आप निवेश कीजिए। और मैंने लास्ट टाइम उसमें एक और चीज बताई थी, कंपनीज मूविंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट, दीज आर द कंपनीज दैट यू नीड टू इन्वेस्ट। ये दो चीजों को अगर इन्वेस्टर्स पकड़ लेते हैं, आई थिंक you might get some solace in this volatility. Otherwise it's going to be very difficult for at least the new investors who are coming. वो इतना confused रहने वाले हैं कि ये एनालिस्ट कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, इट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। जी, बिल्कुल। अच्छा, फाइनली यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा मैं, और वो ये कि अ, शेयर बाज़ार में तो ये सारी हलचल रहेगी, लेकिन इन सब के बीच में आप सोने चांदी के बाज़ार को देखिए, खास करके सोने के कारोबार में आप देखिए तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है, नई ऊंचाइयां बना रहा है, और रुपए में देखें तो लाख रुपए के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या अगर किसी को सेफ्टी ही चाहिए तो गोल्ड की तरफ चला जाए, या आपको लगता है कि वो भी आज की तारीख में एक रिस्की बेट होगा? सो मैं गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, आई एम जस्ट प्लेन इन्वेस्टर इन गोल्ड। तो माई आइडिया वुड बी कि अगर आप निवेश कर रहे हो तो कंटिन्यू उसी पेस से कंटिन्यू करते रहिए, डू नॉट गेट डिस्टर्ब विद द प्राइस। क्योंकि आई वुड लाइक टू कोट लेट राकेश झुनझुनवाला जी, वो हमेशा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते थे। जब उन्होंने एसीसी के शेयर्स खरीदे थे 90s में, 88 89 के आसपास, ही वुड नो द डेट्स बेटर, तब वो उन्होंने बहुत मल्टीपल टाइम्स उन कंपनी में पैसा कमाया था इसी के अंदर में। एंड देन वी नो दैट हर्षल मेहता जी ने उस चीज को मतलब उसमें इन्वेस्ट किया और वो प्राइस वेंट ऑफ द रूफ। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी राकेश झुनझुनवाला जी ने कि मैंने जब कंपनी का कैपेसिटी देखा और जो मार्केट प्राइस देखा, दोनों जब पीक पे था, तो उसका जो पीक प्रॉफिट जब आया था, उस दिन उसका प्राइस कुछ 3,500 4,000 था, और मैंने अपने सब शेयर्स उस दिन बेच दिए, बिकॉज फंडामेंटली फॉर मी दैट डे इट वाज अ गुड सेल। बट आई फॉरगॉट टू सी आउटसाइड माय विंडो, ये उन्होंने कहा था और रिपीटेडली कहा था कि मैं खिड़की के बाहर देखना भूल गया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि वहां कोई खरीद रहा है, ठीक है, और वो ब्लाइंडली खरीद रहा है, एंड देन द प्राइस वेंट टू 10,000 एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, गोल्ड के अंदर में प्लीज लुक एट व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। The outside the window is saying that the central banks are nervous, okay, there is an uncertain period। तो ये दो बड़े फैक्टर है जो गोल्ड को ड्राइव करते हैं, और दोनों फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं। तो माय रिक्वेस्ट इज, रादर देन लुकिंग एट द प्राइस राइट नाउ, लुक एट आउटसाइड द विंडो क्या हो रहा है, यू माइट गेट दैट काइंड ऑफ एन एडवांटेज विद दिस पैरेलल एग्जांपल। एंड सर देखिए, हम एक्सपर्ट नहीं है, हमने लोगों से सीखा है, एंड वी कीप लर्निंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर शेयरिंग। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे सब आंसर सही होने वाले और जो मैं कह रहा हूँ वही होने वाला है। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। जी,
अनाली, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला इस चर्चा के लिए और फिर से आशा करते हैं कि आपसे अगली बातचीत जल्दी होगी। फिलहाल आज की चर्चा में कोई डिस्क्लेमर, डिस्क्लोज़र, वैसे कोई स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हुई नहीं है ज़्यादा। शायद कोई नाम आगे हों तो अलग बात है, लेकिन वैसे स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात नहीं हुई। फिर भी कोई डिस्क्लेमर, डिस्क्लोज़र अगर आप अपनी ओर से देना चाहें? सर डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर एकदम सिंपल है कि इट वाज फर्स्ट वेरी लविंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू डिस्कस दिस मार्केट कंडीशंस, क्योंकि ये हमारे लिए भी नया है, ये वोलेटिलिटी। मैंने किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक तरफ हिंट भी नहीं किया है, ना ही मैं उसकी तरफ मैंने किसी का नाम लिया है। सो बट माय पोर्टफोलियो इज टुवर्ड्स इमर्जिंग sectors, so that is very clear and evident, so that could be the only disclaimer that I would like to make. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Such a pleasure, thank you.